नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया गौरव और सुप्रभात सभी को। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, साथ ही बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों की। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी का करेंगे दौरा, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। पुल हादसे पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने की गांधीनगर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मृतकों के सम्मान में कल गुजरात में मनाया जाएगा राज्यव्यापी शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के पंचमहल जिले के जम्बूघोड़ा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। साथ ही पीएम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। इसका मकसद जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस साल IWW 2022 का विषय है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वहीं अन्य पार्टियों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। देश की डिजिटल मुद्रा का पहला पायलट परीक्षण आज होगा शुरू। इसके तहत 9 बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए इस डिजिटल मुद्रा का होगा इस्तेमाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक में वर्चुअल माध्यम से लेंगे भाग। एससीओ देशों की व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर होगा विचार विमर्श। T20 विश्व कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ब्रिस्बेन में होगी भिड़ंत। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। और आइए अब नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात करते हैं मोरबी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी पहुंचकर हालात का जायजा लेंगे। पीएम मोदी हादसे के पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी इस घटना की सूचना मिलने के बाद से ही स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सोमवार सुबह केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका दिल मोरबी की घटना के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। रविवार शाम हुई भीषण घटना के बाद सोमवार को भी लगातार राहत और बचाव कार्य जारी रहा। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों ने दर्जनों लोगों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने कल गांधीनगर स्थित राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक करके मोरबी में हुई घटना के बाद की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि मोरबी में हुई दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के सम्मान में 2 नवंबर यानी कल गुजरात में राज्यव्यापी शोक मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी सरकारी सार्वजनिक समारोह, स्वागत या मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों को याद करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि देंगे और क्षेत्र के भील और अन्य आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करेंगे। मानगढ़ की पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया था। प्रधानमंत्री
आपको बता दें कि गुजरात के पंचमहल के जम्बू घोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम गोधरा के गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। वो वाडे गांव में संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक और डांडियापुरा गांव में राजा रूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन का शिलान्यास करेंगे। पीएम गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल्या कौशल विश्वविद्यालय के विस्तार की भी आधारशिला रखेंगे, जिस पर 680 करोड़ की लागत आएगी। और बांसवाड़ा से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सबसे पहले सुप्रभात आपको। अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर नजर डालें तो किस तरह से आज आदिवासियों को संबोधित करेंगे, और इसके साथ ही जो हम लोगों से बातचीत करने की बात समझ रहे हैं प्रधानमंत्री की, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की जनता आज करेगी प्रधानमंत्री से मन से संवाद। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल पता है। जी शैलेंद्र, मेरा सवाल आपसे यही था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का अगर मैं जिक्र करूं तो जिस तरह से आदिवासी जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम है, वहीं 3 राज्यों के जो लोग हैं आज वो मन से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री से, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आदिवासी समुदाय के को लेकर जो संस्था चला रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, उनको हम एक तरफ से देखें याद कर रहे हैं जब आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। तो ऐसे समय में निश्चित तौर पर उनके योगदान को याद करना, क्योंकि इतिहास में वो जगह नहीं मिल पाई जो नायक रहे हैं आजादी के, या तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे जो आदिवासी समुदाय से आते रहे। तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो अभियान है उससे एक मदद मिलती है, न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को ये जानने समझने में कि जो आदिवासी समुदाय से आने वाले जो नायक हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत एक अहम योगदान रहा। और इसीलिए आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मानगढ़ धाम आप देखें तो 110 साल पहले यहाँ पर जिस तरह से आदिवासी समुदाय, जो 3 समुदाय के लोग हैं, वो इकट्ठा हुए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और 1500 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग शहीद हुए थे। और निश्चित तौर पर उसको याद करने का दिन है। और हम जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में जब अलग अलग राज्यों में जो आदिवासी समुदाय के जो नायक रहे हैं उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें एक तरह से उनके जो हम कह सकते हैं कि उनका जो योगदान है, जिसकी चर्चा कम हुई इतिहास में, उसको एक तरह से देखें तो अब एक तरह से युवाओं के लिए वो याद करने का समय है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में गौरव गाथा, आदिवासी समुदाय के लोगों की गौरव गाथा की खूब चर्चा हो रही है। और मोदी सरकार आदिवासी समुदाय से जुड़े जो तमाम गौरव गाथाएं हैं उनको लोगों के सामने रख रही है, प्रदर्शनी के जरिए रख रही है, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़े कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। शैलेंद्र, और क्या प्रमुख बातें यहाँ पर होने वाली हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बड़ी बातें यहाँ पर रखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आदिवासी समुदाय को जो इतिहास में जगह नहीं मिली, जो जगह मिलनी चाहिए थी, जितनी जगह मिलनी चाहिए थी, इस बात की हमेशा चर्चा मोदी सरकार करती है। किस तरह से आदिवासी समुदाय को यथोचित उचित सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। और उसके लिए एक बहुत स्तर पर प्रयास हो रहा है। जो उनके जो महत्वपूर्ण जगह है, चाहे वो मानगढ़ धाम हो या फिर आप देखें कई अन्य जगह, वहां पर किस तरह से दिशाएं बढ़ाई जाए, ऐसे लोगों को बताया जाए कि वो एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन के लिहाज से देखें या फिर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिहाज से देखें, आदिवासी समुदाय का जो योगदान रहा है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि एक जो स्थानीय उत्पाद है उनको बढ़ावा देने के लिए तो मोदी सरकार काम कर ही रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं या फिर आदिवासी
आदिवासी समूहों द्वारा बनाए गए तमाम उत्पाद उसको किस तरह से बड़ा बाजार मिल सके, उस पर एक काम हो रहा है। मोदी सरकार उस पर प्रोत्साहन के तहत हम देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय की महिलाओं को विशेष तौर पर संबल मिले, उसके लिए तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है और पहचान मजबूत हो आदिवासी समाज की, उनके नायकों की, उसके बारे में देश दुनिया ज्यादा से ज्यादा जान पाए, उस दिशा में न केवल पहल की जा रही बल्कि कार्य योजना के तहत काम भी हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मानगढ़ दाम आना उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से हमने बात भी की, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोदी सरकार दरअसल आदिवासी समाज के लोगों को प्रतिष्ठा दिलाने का काम कर रही है, जो इतिहास में जो जगह नहीं मिली। बिल्कुल, इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली और उन्हीं को याद किया जाएगा। और मानगढ़ धाम की अगर बात की जाए तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम और हम कई ऐसे बलिदानों का साक्षी रहा है धाम। आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे शैलेंद्र। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। लेकिन हमारे साथ क्योंकि हमने बताया कि गुजरात में भी कई ऐसी योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, तो जम्मू घोड़ा से हमारे साथ हमारी संवाददाता मेघना भी जुड़ी हुई है। मेघना, सुप्रभात आपको। अगर विकास कार्यों की बात करें तो आज जम्मू घोड़ा को किस तरह की विकास परियोजनाएं समर्पित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जी आंचल, देखिए जाम्बू घोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम है। पंचमहाल जिले में जाम्बू घोड़ा आता है और अगर हम देखें तो आदिवासी बहुल इलाका है और एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है पंचमहाल, और वहां पर देखें तो एक नया कैंपस है श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी का गोधरा में, जो जिसका लोकार्पण करेंगे नया कैंपस का। और उसके साथ ही संत जोरिया परमेश्वर प्राइमरी स्कूल है और मेमोरियल है और उसको भी डेडिकेट करेंगे। उसके साथ देखें तो केंद्रीय विद्यालय की एक नई इमारत गोधरा में, उसका फाउंडेशन स्टोन है। उसके साथ ही और भी कई कार्यक्रम हैं और भी कई विकास परियोजनाओं के जो अगर हम देखें तो शिलान्यास के कार्यक्रम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से करेंगे। उसके साथ अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सिटी है उसका जो पहला ऐसा स्टेट यूनिवर्सिटी बनेगा गुजरात का, जिसका एक ग्रीन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक रहेगा। तो अगर हम देखें जब बिल्डिंग्स को ग्रीन बनाने की बात करते हैं, सस्टेनेबल के तरफ जाने की हम जब बात करते हैं, तो उसमें ये पहला ऐसा स्टेट का यूनिवर्सिटी होगा। उसके अलावा भी हम देखें तो और भी कई परियोजनाएं हैं, जैसे कौशल्य है स्किल यूनिवर्सिटी, और उसकी भी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं, जिसमें ऐसा एम है, विजन है कि तकरीबन 3 लाख स्टूडेंट्स को अगले 1 दशक में ट्रेन किया जाए, स्किल किया जाए। तो ऐसी परियोजनाएं हैं और ऐसी परियोजनाएं अहम इसलिए हो जाती हैं इस इलाके के लिए खास करके क्योंकि ये इलाका उन जगहों में आता है जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और आसपास के डिस्ट्रिक्ट को भी इससे काफी ज्यादा मदद मिलती है। पंचमहाल की बात करें तो उसके आसपास जैसे दाहोद है, महिसागर है, छोटा उदयपुर है या वडोदरा का जो रूरल इलाका है, ये सभी जगहें इसके आसपास के इलाके हैं जो अगर हम देखें जाम्बू घोड़ा में या जो पंचमहाल जिला है वहां पर अगर इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण होता है या शिलान्यास होता है तो आसपास के तकरीबन अगर देखें तो 4-5 जिलों को इसका फायदा पहुंचता है। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को और ज्यादा मजबूती मिले, इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अग्रसर होकर काम किया है। ऐसे में आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और क्योंकि हमने बात की गुजरात की जम्बू घोड़ा की, तो इससे पहले अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कल, अगर हम बात करें क्योंकि 3 दिन का दौरा है, राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगात दी। प्रधानमंत्री ने बनासकांठा और अहमदाबाद में कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें रेल परियोजनाओं से लेकर जल परियोजनाएं शामिल हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए बनासकांठा के थराद में जलापूर्ति से जुड़ी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। 8,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं
एक तरह से इस पूरे इलाके का कायाकल्प करने की क्षमता रखती है और उसी के साथ लोगों की जिंदगी को एक नया मोड़ देने में भी कामयाब रहेगी। पीएम मोदी ने मुख्य नर्मदा नहर से कसारा दंतीवाड़ा पाइपलाइन सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिस पर 1560 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। इस परियोजना से पानी की आपूर्ति बढ़ेगी और क्षेत्र के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इस दौरान कई परियोजनाओं की घोषणा भी की गई। इसमें सुजलाम सुफलाम नहर को मजबूत करना, मोढेरा मोती दाव पाइपलाइन का मुक्तेश्वर बांध कर्मावत झील तक विस्तार, संतालपुर तालुका के 11 गांवों के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि डबल इंजन की सरकार लगातार विकास कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तरी गुजरात में अब पानी की किल्लत नहीं है। અને આ પાણીની મુસીબતે ખેતીનું જીવન પણ મુશ્કેલ કરી દીધેલું। અહીંયા કોઈ જમીન વેચવા નીકળે ને તો લેવા કોઈ ના આવે એવા દિવસો હતા। અને આપણે નીચે બોર કરીને પાણી ખેંચવા કોશિશ કરીએ, વીજળી માટે આંદોલનો ચલાવીએ, મોદીના પુતળા મારીએ, આ બધું કર્યું આપણે। કારણ કે લોકોએ उम्मीद छोड़ दी थी गुजरात जमाना में। परंतु साथियों, जरे अपना सेवक बनीने, अपना साथी बनीने, अपनी मुसीबतों ने बराबर समझीने, नेक नियत थी, पूरी निष्ठा थी, काम કર્યું तो कठिन में कठिन लक्ष्य पण આપણે प्राप्त કરી શક્યા। राज्य में रेल नेटवर्क को विस्तार देते हुए पीएम मोदी ने अहमदाबाद के असारवा में 2900 करोड़ रुपए से अधिक की 2 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इन परियोजनाओं में अहमदाबाद असारवा, हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तित लाइन और लूनीधर जेतलसर गेज परिवर्तित लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री ने भावनगर, जेतलसर और असारवा उदयपुर के बीच नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम की सौगात से राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है। राज्य में नॉन ब्रॉड गेज रेल लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला गया है। प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित की गई परियोजनाएं इस दिशा में एक और कदम है। इस रेलखंड के ब्रॉडगेज हो जाने से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएंगे, उत्तर भारत से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के ब्रॉडगेज में बदलने के और उसके कारण अहमदाबाद दिल्ली के लिए एक वैकल्पिक रूट भी उपलब्ध हो गया है। इतना ही नहीं, अब कच्छ के पर्यटन स्थल और उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बीच भी एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। पीएम ने कहा कि राज्य को रेल की विकास परियोजनाओं की सौगात राष्ट्रीय एकता के दिन को और भी विशेष बना देती है। उन्होंने 2014 के पहले का भी समय याद किया जब राज्य में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए अन्यायपूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता था। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद डबल इंजन की सरकार ने ज्यादा काम किया और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की। तापस भट्टाचार्य के साथ मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय जल संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग करने के प्रयास में आज से 5 नवंबर तक 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन कर रहा है। मंच का उपयोग वैश्विक स्तर के निर्णयकर्ताओं, राजनेताओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के बीच विचार विमर्श के लिए किया जाएगा। जल सप्ताह का विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। यह आयोजन दुनिया भर के विशेषज्ञों, योजनाकारों और हितधारकों को एक साथ लाएगा तथा सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप जल संसाधन विकास और प्रबंधन की स्थिरता के मुद्दों को संबोधित करेगा। कार्यक्रम में सम्मेलनों के साथ सेमिनार, पैनल चर्चा, प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड इस आयोजन में भाग लेंगे। बात करते हैं अब कुछ सियासत से जुड़ी हुई खबरों की और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां 14वीं विधानसभा की 68 सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। चुनावी राज्य में प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाओं में जुटे हैं।
आज केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह हिमाचल प्रदेश में 3 जनसभाएं करेंगे। वहीं अमित शाह आज सबसे पहले चंबा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह मंडी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद अमित शाह शिमला के लिए रवाना होंगे। यहां से वे कसुम्पट्टी विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगी। ठाकरे और शिंदे गुट दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शिंदे गुट ने बागी विधायकों को भेजे गए अयोग्यता के नोटिस को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधानसभा के उपाध्यक्ष सदन का विश्वास खो चुके थे और बिना फ्लोर टेस्ट किए विधायकों को अयोग्यता नोटिस नहीं भेजे जा सकते। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले बहुमत परीक्षण पर रोक से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि बागी शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला फ्लोर टेस्ट के नतीजों पर प्रभावी होगा। और बात करते हैं 1 नवंबर की तारीख यानी आज की, तो भारत के इतिहास में इसका बहुत महत्व है। इस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था। 1 नवंबर 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत के 7 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। 7 भारतीय राज्य जिनमें छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्य के रूप में 1956 में अस्तित्व में आए थे, जबकि हरियाणा 1996 और छत्तीसगढ़ 2000 में राज्य घोषित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक आज वर्चुअल रूप में आयोजित की जाएगी। बैठक में भारत सरकार का नेतृत्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। परिषद की बैठक वार्षिक होती है जिसमें संगठन देशों के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाता है और बाद में वार्षिक बजट को मंजूरी दी जाती है। बैठक में संगठन के सदस्य देश, प्रक्षेक देश, संगठन के महासचिव, संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधी व्यवस्था के कार्यकारी अध्यक्ष, तुर्कमेनिस्तान और अन्य आमंत्रित अतिथि होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत शंघाई सहयोग संगठन की विभिन्न गतिविधियों और संबंधित क्षेत्र के द्विपक्षीय वार्ता प्रणाली में हमेशा सक्रिय रहा है। इसके अतिरिक्त शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के अंदर बहुउद्देशीय सहयोग में भी शामिल रहा है। वर्ष 2017 में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने के बाद भारत ने 30 नवंबर 2020 को संगठन देशों के प्रमुखों की परिषद की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में पहली बार एससीओ स्टार्टअप फोरम, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, आर्थिक विचारकों के कंसोर्शियम, पारंपरिक औषधि, बौद्ध धरोहर प्रदर्शनी और रूसी तथा चीनी भाषा में भारतीय साहित्य के अनुवाद सहित अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई। और आपको बता दें कि प्रौद्योगिकी के दौर में काफी कुछ बदल गया है। इससे शैक्षणिक क्षेत्र भी अछूता नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में निजी स्कूल तो पहले से ही आगे थे, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम से ये सब कुछ अब सरकारी स्कूलों में भी दिखने लगा है। झारखंड के आकांक्षी जिला रामगढ़ अंतर्गत पतरातू प्रखंड स्थित लपंगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में छात्राएं स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर इस बदलते टेक एरा में खुद को ज्यादा सक्षम बना रही हैं। देखिए। झारखंड के आकांक्षी जिले रामगढ़ के सरकारी स्कूलों में सरकार की मदद और प्रोत्साहन से अब निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा विभाग ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को एडवांस करने की शुरुआत कर दी है। जिले के पतरातू प्रखंड स्थित लपंगा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास बच्चों में बेसिक क्लास की खामियों को दूर कर बेहतर ज्ञान देने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। स्मार्ट क्लास का फायदा ये हुआ है कि इससे पढ़ाई रुचिकर हो गई है और यहाँ पढ़ने वाली बच्चियाँ व्यवहारिक तरीके से शिक्षा अर्जित कर रही हैं, जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दौर में ज्यादा सक्षम बना रहा है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की शुरुआत हो चुकी है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि स्मार्ट क्लास से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी
शिक्षा मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ हम किताब में सिर्फ पढ़ते थे उसे हम सिर्फ दिमाग में इमेजिंग कर पाते थे कि वो शायद ऐसा होगा, लेकिन अब हम स्मार्ट क्लास के जरिए उस चीज़ को देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी होता है तो हम लोग स्मार्ट क्लास के जरिए से हम लोग उसमें तुरंत देख लेते हैं कि कहाँ है, कौन सा राज्य है। सरकार हमारे लिए एक अच्छा सुविधा बना रही है और हम सारे बच्चे उनकी वजह से हम अभी डिजिटल के माध्यम से भी ठीक पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमारे लिए एक सुविधाजनक है। स्कूल के शिक्षक भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि स्मार्ट क्लास से दी जाने वाली शिक्षा अधिक कारगर है। उनका मानना है कि तकनीक के दौर में इसकी उपयोगिता काफी बढ़ गई है और इस शिक्षा व्यवस्था से जुड़ना ही होगा। बच्चे स्मार्ट क्लास के जरिए रुचि लगाकर, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और इससे बच्चों में स्मरण शक्ति, पहले के नॉलेज, ज्ञान, कुशलता में काफ़ी वृद्धि हो गई है। मुझे स्मार्ट क्लास में पढ़ाने का अवसर मिला है, जो कि आज के दौर में इसकी बहुत ही बड़ी प्रासंगिकता है, उपयोगिता है। आज जो स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है, इसके माध्यम से हम बच्चों को उस स्थान के बारे में केवल बता ही नहीं सकते हैं, दर्शा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले में प्रथम चरण में 35 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, जो बच्चों के समग्र विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। हम लोगों ने आकांक्षी जिला के तहत एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जिला के प्रथम चरण में 35 विद्यालयों में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के थ्रू क्लासरूम में ये स्मार्ट क्लासेस का प्रोग्राम जो शुरू किया। तो इंटरैक्टिव बोर्ड के थ्रू जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया है तो इससे बच्चों में हम लोगों ने ये देखा है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट उनमें जाग रहा है, क्योंकि ऑडियो विजुअल के तहत जब वो पढ़ते हैं तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी डेवलप हो रही है, रिटेंशन पावर उनका ज़्यादा अच्छा हो रहा है और इससे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा हो रहा है। आकांक्षी जिला रामगढ़ में स्मार्ट क्लास के माध्यम से आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर स्कूलों के बच्चे स्मार्ट और काबिल बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अभिभावकों की पूर्ण होती आकांक्षाओं और बदलते भारत का जीता जागता प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। बात करते हैं इजराइल की, जहां की जनता आज फिर से अपने प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोट करने जा रही है। आज 6 करोड़ 78 लाख से अधिक पात्र इजरायली मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इजराइल में 120 सीटों के लिए करीबन 12,000 से अधिक मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मतदान होगा। इजराइल में 4 साल में 5वीं बार सरकार चुनने के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और याइर लैपिड के बीच दिखाई दे रहा है। चुनावी सर्वे के अनुसार एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। हालांकि उनकी लिकुड पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिलता नहीं दिख रहा, लेकिन सहयोगी के जो दल हैं उनके सहारे वे सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं। वहीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस बार खुद को चुनाव से अलग कर लिया। और यूक्रेन क्राइसिस की बात करें तो रूस ने सोमवार को एक बार फिर मिसाइल हमलों से यूक्रेन के शहरों को दहला दिया। इन हमलों में कीव, खार्किव सहित कुल 10 क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। हमलों से इन क्षेत्रों के 18 विद्युत संयंत्रों को नुकसान हुआ है। इनमें एक बड़ी पनबिजली परियोजना भी शामिल है। हमले के बाद राजधानी कीव के आकाश में गाढ़ा काला धुआं छाया देखा गया। हमले से हुए नुकसान की जानकारी कीव प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन बताया है कि अभी तक के रूसी हमलों से करीब 3.5 लाख लोग पानी बिजली से वंचित हो गए हैं। इसके कारण मोबाइल फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। वहीं रूसी हमले से कीव क्षेत्र में भी एक पनबिजली परियोजना को नुकसान पहुंचने की खबर है, जबकि खार्किव के मेयर ने बताया है कि रूसी हमले से एक महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा को नुकसान पहुंचा है। ताजा हवाई हमले के बाद यूक्रेन के बड़े इलाके में अंधेरा दिखाई दे रहा है। रूस और क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज पर विस्फोट के बाद से रूसी सेना यूक्रेन की बिजली परियोजनाओं को लगातार निशाना बना रही है। इससे ठंडक के मौसम में यूक्रेन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
वहीं खाद्यान्न निर्यात समझौते से रूस के अलग हो जाने के बावजूद काला सागर में यूक्रेनी मालवाही जहाजों का आवागमन जारी है। सोमवार को यूक्रेन के बंदरगाहों से 3,54,500 टन खाद्यान्न लेकर 12 जहाज अन्य देशों के लिए रवाना हुए। संयुक्त राष्ट्र की ओर से समझौते में समन्वयक की भूमिका निभा रहे आमिर अब्दुल्ला ने बताया कि मालवाहक जहाजों को सेना द्वारा ना निशाना बनाया जा सकता है, ना ही उन्हें बंधक। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से जुलाई में हुए रूस, यूक्रेन और तुर्की के समझौते से करीब 100 दिन से खाद्यान्न का निर्यात हो रहा है, लेकिन 120 दिनों के लिए हुआ ये समझौता रूस ने पहले ही तोड़ दिया। इसके लिए उसने काला सागर में रूसी नौसैनिक बेड़े पर हुए हमले को कारण बताया। रूस के इस फैसले से पूरी दुनिया में बेचैनी फैल गई। सोमवार को जो खाद्यान्न यूक्रेन से भेजा गया वह उसका एक हिस्सा जो है वो सूखाग्रस्त अफ्रीकी देशों में भी जाना है। वहां संयुक्त राष्ट्र ने 40,000 टन खाद्यान्न सहायता के रूप में भेजने का निर्णय लिया। बता दें कि रूस और यूक्रेन खाद्यान्न के बड़े निर्यातक देश हैं। दोनों देश दुनिया की कुल खपत का करीब 35% खाद्यान्न निर्यात करते हैं। और ईरान की बात करें तो ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन की चुनौती से डरी सरकार तेहरान में अब करीब 1000 प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले प्रदर्शन कुचलने के लिए सरकार सारे पैतरे आजमा चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारी आंदोलन को जारी रखे हुए हैं, जबकि सरकार इसे दुश्मन देशों की साजिश बता रही है। तेहरान के मुख्य न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है कि देश के कानून का उल्लंघन करने वाले करीब 1000 लोगों के विरुद्ध रेवोल्यूशनरी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। इन प्रदर्शनकारियों पर तोड़फोड़ करना, मृत सुरक्षा गार्डों से दुर्व्यवहार, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाने जैसे आरोप शामिल हैं। इसके अलावा न्यायिक प्राधिकारियों ने ऐलान किया है कि अन्य प्रांतों में भी सैकड़ों लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें मौत की सजा भी हो सकती है। तो यूक्रेन के बुनियादी ढांचों पर सोमवार को हुए हमलों को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के काला सागर बेड़े पर हुए ड्रोन के हमलों के जवाब में ये हमले यूक्रेन पर किए गए। सोमवार को पुतिन ने सोची में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संकेत दिया कि यूक्रेन पर रूस द्वारा और अधिक कार्रवाई हो सकती है। और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को शांति वार्ता के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं की मेजबानी की। पुतिन ने कहा कि दोनों नेताओं के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता उपयोगी रही, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं ने अपने विवादों को सुलझाने के लिए बल का प्रयोग नहीं करने और पहले के समझौतों पर कायम रहने पर सहमति व्यक्त की है। पुतिन ने कहा है कि रूस, आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष को सुलझाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों से संघर्ष जारी है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के समाधान के लिए शांति वार्ता आयोजित की गई है। खबर ट्विटर से जुड़ी हुई, जिसके नए मालिक बने एलन मस्क ने कंपनी के अधिग्रहण के बाद ट्विटर के निदेशक मंडल को अब भंग कर दिया। ट्विटर के सभी निदेशक हटाकर उन्होंने कंपनी की कमान अपने हाथों में ली। मस्क ने इसी के साथ ये भी घोषणा कर दी कि जल्दी ट्विटर के सीईओ का पद भी वो खुद संभालेंगे। मस्क इसी के साथ आने वाले समय में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। वो ब्लू टिक को पेड भी कर सकते हैं। हालांकि मस्क ने एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए कहा कि ये सिर्फ अस्थायी तौर पर लिया गया एक फैसला है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कारोबार की। देश की डिजिटल मुद्रा का पहला पायलट परीक्षण आज शुरू होगा। इसके तहत 9 बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए इस डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। आरबीआई के द्वारा इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया है। डिजिटल रुपए के इस्तेमाल से उम्मीद की जा रही है कि इंटर बैंक मार्केट में लेन देन अधिक किफायती हो जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि
थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के 1 महीने के भीतर ही मर्चेंट और ग्राहकों की सीमित संख्या के साथ कुछ चुनिंदा स्थानों पर रिटेल लेन देन के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है और इसे इस साल जारी कर दिया जाएगा। और अब देखते हैं खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। बात करते हैं T20 विश्व कप की, जहां मंगलवार को पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। ग्रुप 1 का ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह शुरू होगा। श्रीलंका और अफगानिस्तान सुपर 12 में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अफगानिस्तान तो अभी तक एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। दरअसल अफगान टीम के 2 मैच बारिश में धुल गए। 2 अंकों के साथ टीम सबसे नीचे है। इस टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की गुंजाइश लगभग खत्म सी हो गई। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका का कोई मैच बारिश के कारण रद्द नहीं हुआ। श्रीलंका ने अभी तक 3 मैच खेले, लेकिन 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। और वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल का अपना टिकट पक्का करना चाहेगी। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड इस विश्व कप में अभी तक अजेय बनी हुई है। वहीं इंग्लैंड को आयरलैंड के हाथों शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था, जबकि उनका एक मैच बारिश के कारण रद्द भी हुआ था। ऐसे में इंग्लैंड के लिए इस मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी होगा। तो वहीं अखिल भारतीय सीनियर चयन समिति ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया, वहीं ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। न्यूजीलैंड में होने वाले वनडे सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान नियुक्त किया गया, वहीं ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ चुनी गई टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, वहीं लोकेश राहुल उप कप्तान। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान लोकेश राहुल होंगे। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द लौटते हैं, बने रहिए DD न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट, जहां बात होती है सभ्यता संस्कृति के विविध रंगों की, यानी कि हेरिटेज वॉक की। और हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे आंध्र प्रदेश। यहाँ कड़पा जिले में पेन्ना नदी के किनारे मौजूद किले से नदी के आसपास की शानदार प्राकृतिक खूबसूरती देखने को मिलती है। यहाँ का प्राकृतिक नजारा लोगों को अमेरिका के ग्रैंड कैनियन की याद दिलाता है। देखिए। आंध्र प्रदेश के कडपा जिले में स्थित है गंडीकोटा गांव। ये पेन्ना नदी के किनारे देश की सबसे शानदार प्राकृतिक संरचनाओं में से एक है। इसकी खास प्राकृतिक बनावट की वजह से इसकी तुलना अमेरिका के कोलोराडो में स्थित मशहूर ग्रैंड कैनियन से की जाती है। यहीं पेन्ना नदी के किनारे पर एक सदियों पुराना किला भी है। माना जाता है कि राजा कप्पा ने गंडीकोटा में एक किले का निर्माण करवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि किला 1589 में बनाया गया। इस पर कुतुब शाहियों ने कब्जा कर लिया था। फिर मीर जुमला ने जुमा मस्जिद का निर्माण करवाया और किलेबंदी का विस्तार किया। बाद में अंग्रेजों ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। किले के अंदर एक 3 मंजिला मीनार, एक जेल और एक माधवराय स्वामी मंदिर है। गंडीकोटा में मौजूद इस प्राकृतिक संरचना की वजह से इसे भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। हालांकि अमेरिका के ग्रैंड कैनियन के मुकाबले ये काफी छोटा है, लेकिन ग्रैंड कैनियन की तरह गंडीकोटा में भी पेन्ना नदी के दोनों किनारों पर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानें मौजूद हैं, जो इसे ग्रैंड कैनियन जैसा रूप देती हैं। यहाँ मौजूद तमाम स्मारकों के बावजूद गंडीकोटा का मुख्य आकर्षण किले के किनारे से पेन्ना का वो अद्भुत नजारा ही है। इसी प्राकृतिक खूबसूरती और प्राचीन संरचनाओं को देखने के लिए दूर दूर से लोग गंडीकोटा आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हेरिटेज वॉक के बाद अब बात करते हैं विज्ञान जगत से जुड़ी हुई।
तो साइंस हब के इस अंक में हम बात करेंगे अंतरिक्ष की। जी हाँ, माइक्रो ग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर स्पेस फोर्स नाम की कंपनी को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। आइए देखते हैं। अंतरिक्ष, जिससे जुड़े नए आविष्कार दशकों से होते आ रहे हैं, अब इसी फहरिस्त में नाम जुड़ गया है माइक्रो ग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चल रही कोशिशों का। ऐसी ही एक कोशिश में स्पेस फोर्स नाम की कंपनी ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है जिसकी मदद से अंतरिक्ष में वस्तुओं का निर्माण किया जा सकेगा। दरअसल अंतरिक्ष का तापमान और अन्य परिस्थितियां ये सहूलियत देती हैं कि कुछ खास वस्तुओं का निर्माण अंतरिक्ष में करना धरती से भी सस्ता पड़ेगा। क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए बनाई जाने वाली चिप्स के लिए धरती पर बड़े बड़े क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर्स का प्रयोग करना पड़ता है। इन रेफ्रिजरेटर्स को ठीक से चला पाना महंगा होने के साथ साथ मुश्किल भी है। ऐसे में अंतरिक्ष में शून्य के करीब रहने वाला तापमान वहाँ के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। हम गलतियां करते हैं और हम चीज़ों को संभालने से चूक सकते हैं। इसलिए किसी चीज़ को अंतरिक्ष में ले जाना और उसे रोबोटिक रूप से चलाना हमें ऐसी कई समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। अंतरिक्ष में निर्माण की जाने वाली वस्तुओं में क्वांटम चिप्स के अलावा दवाइयां और धातु के ऐसे अलॉय भी होंगे जिनका धरती पर निर्माण कर पाना बेहद मुश्किल है। इस निर्माण के लिए अंतरिक्ष में भेजी जा रही सैटेलाइट्स को वापस धरती पर लाया जा सकेगा और इनकी मरम्मत करके इन्हें फिर से अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। अंतरिक्ष का साफ सुथरा वातावरण आने वाले समय में कई आधुनिक वस्तुओं के निर्माण में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं सिने जगत से। और सिनेमा इस हफ्ते में आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक एडम की। अलग तरह की कहानी, एक्शन और कॉमेडी के तालमेल की वजह से यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। देखिए। ब्लैक एडम। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 11वीं फिल्म ब्लैक एडम हाल ही में रिलीज हुई। इस फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है। I was a slave until I died. फिल्म ब्लैक एडम हजारों साल पहले की कहानी पर आधारित है। फिल्म की कहानी में अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले संघर्ष को दिखाया गया है। एक अत्याचारी राजा जो जादुई शक्तियों की चाहत में अपनी प्रजा पर जमकर अत्याचार करता है और फिर उसकी प्रजा में से ही उसके अत्याचारों के खिलाफ बगावत होती है। Did he just catch a rocket? He caught a rocket. डीसी कॉमिक्स की फिल्म एकदम अलग अंदाज वाली फिल्म नजर आ रही है। फिल्म में अच्छा एक्शन, एडवेंचर और कॉमेडी देखने को मिल रही है। वहीं उनकी बीती फिल्मों के मुकाबले फिल्म की कलर थीम भी चटक है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। फिल्म की कहानी शुरुआत से ही देखने वालों को बांध लेती है। फिल्म के वीएफएक्स और बैकग्राउंड स्कोर भी दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। वहीं फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता ड्वेन जॉनसन के प्रशंसक भी उनके इस काम की खूब तारीफ कर रहे हैं। My son sacrificed his life to save me. इस फिल्म को हाउस ऑफ फैक्ट्स, ऑर्फेन, द शैलोज और जंगल क्रूज जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले चौमे कॉलेट सेरा ने निर्देशित किया है। उनके काम को भारत में पहले भी खूब पसंद किया गया है। अपनी अनोखी और दमदार कहानी की वजह से यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सिनेमा जगत के बाद आइए अब बात करते हैं खूबसूरत पहल को लेकर। तो अक्सर लोगों में ये धारणा रहती है कि जेल में कैदियों को जो खाना परोसा जाता है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर दिया। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने की खूब चर्चा हो रही है और इस जेल में बंद जो करीबन 1100 से ज़्यादा कैदी हैं उनके लिए जो खाना परोसा जाता है उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उसे FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी। आइए देखते हैं
ये गुड न्यूज की रिपोर्ट। साफ सुथरी सफेद यूनिफॉर्म में एप्रन और टोपी लगाकर किचन में खाना बनाते ये लोग किसी होटल के कुक या शेफ नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग अपराधों में सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल में बंद कैदी हैं। जिस करीने और सफाई से यहाँ पर स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना तैयार हो रहा है, उसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। इतना ही नहीं, इस जेल में भोजनालय को अत्याधुनिक बनाया गया है। खाना बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया का अधिकतर कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। हर दिन पाकशाला की साफ सफाई होती है और फिर भोजन पकाने की शुरुआत होती है। खाना बनाने वाले बंदियों और कुछ जेल के स्टाफ द्वारा हर कार्य की निगरानी की जाती है और इन्हीं उपलब्धियों के कारण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने फतेहगढ़ की जिला जेल के खाने को ईट राइट कैंपस के अंतर्गत 5 स्टार रेटिंग प्रदान की है। इस प्रमाण पत्र को पाने वाली ये प्रदेश की पहली जिला जेल है, जिसके खाने की कई बार अचानक जांच करने के बाद ये प्रमाण पत्र दिया गया है। मुझे जो है यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, माननीय हमारे कारागार DG जेल सर श्री आनंद कुमार सर द्वारा कारागार की भोजन व्यवस्था में बहुत अधिक सुधार करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के अनुक्रम में मैंने सबसे पहले कारागार की भोजन व्यवस्था पर ही फोकस किया। कुछ जरूरी परिवर्तन किए जाने थे, वो परिवर्तन किए गए। रोटी बनाने का जो तरीका था उसको चेंज किया गया और जो मशीनें ऑटोमेशन की, सारी मशीनों को मैंने क्रियाशील कराया। जहाँ खाना बनता है उस एरिया की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किया गया। हमने मार्च में आकर के FSSAI का एक लाइसेंस लिया था। उस लाइसेंस में जो गाइडलाइन थी हमारी, जो FSSAI ने गाइडलाइन दी, हमने कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई। जो बंदी खाना बनाते हैं हमने उनकी ट्रेनिंग कराई। हमने खुद भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ली हुई है कि किस चीज़ का ध्यान देना है। विशेषकर हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो भी हमारा जो सप्लायर है वो FSSAI लाइसेंस होल्डर है, जिससे हम सप्लाई लेते हैं। FSSAI के माध्यम से ही हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ। उसके बाद हमारी जब ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो गई तो अब हमें आकर के ये इसकी जो ईट राइट कैंपस के रूप में हमारा जो खाना है वो मान्यता प्राप्त हुआ और वो 5 स्टार रेटिंग हमें मिली है। जेल के कैदियों को अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से उनको ODOP योजना के अंतर्गत ब्लॉक पेंटिंग सहित कैदियों को कई तरह के प्रशिक्षण देकर पारंगत बनाया जा रहा है। किचन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि साहब मैं ये जिला कारागार फतेहगढ़ की जो पाठशाला है वो पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ऐसी व्यवस्था जहाँ ना हो, जहाँ साफ सफाई और खाने की व्यवस्था। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं कि वो सभी के पास तक उसकी सूचना खबर पहुँची जा रही है। जेल से छूटने के बाद इस जेल के कैदियों को अपना जीवन यापन करने में कोई असुविधा ना हो, जिससे मजबूरी में वो पुनः अपराध की दुनिया की ओर रुख ना करें, इसके लिए उनमें कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैदियों की रचनात्मकता में सुधार के लिए जिला जेल में कैदियों द्वारा एक बैंड भी तैयार किया गया है। किचन में खाना भी सही आता है, रोटी भी सही हुई है और साफ सफाई भी सही है और कपड़े कितने में जो है वो भी सही है। सर बहुत परिवर्तन है। पहले खा नहीं सकते थे, जितना लेते थे अब खा सकते हैं पेट भर के। अक्सर जेल के कैदियों के खाने की आलोचना की जाती है, कभी गुणवत्ता को लेकर तो कभी पौष्टिकता तो कभी साफ सफाई को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जिला जेल इस मामले में एक नजीर साबित कर रही है। फतेहगढ़ से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेहत की। हम कुछ भी खाते हैं तो पाचन तंत्र
सक्रिय हो जाता है और भोजन सही तरह से पचाकर शरीर को पोषण देता है। किसी व्यक्ति को कुछ पदार्थ खाने के बाद यदि परेशानी होती है और ऐसा कई बार हो तो उसकी जांच जरूरी है। आइए जानते हैं कि यदि व्यक्ति को गेहूं से एलर्जी हो तो इसकी पहचान कैसे होगी और ऐसे में क्या करना चाहिए। गेहूं या गेहूं से बने पदार्थ से एलर्जी होना या उसका सही पाचन न होने की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। सीलियाक डिजीज बच्चों से लेके वृद्ध लोग सबको हो सकता है। सीलियाक डिजीज की कुछ जेनेटिक कंपोनेंट होता है जो कि जन्म से ही आपके अंदर होता है और कुछ आपके आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से होता है। या अगर आपको ऐसे लक्षण हैं जैसे कि दस्त होना, वजन कम रहना, बच्चों में लंबाई कम रहना, खून की कमी होना, बहुत ज़्यादा थकान होना, काम ठीक से ना कर पाना, पेट में दर्द होना, तो आपको सीलियाक डिजीज हो सकता है। यदि इसका सही प्रबंधन न किया जाए तो कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक बहुत ही सरल सा टेस्ट है जो कि खून का टेस्ट होता है, उसको करने से सीलियाक डिजीज का प्रमाण हमें मिल सकता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया तो अगर आप अपने गैस्ट्रो डॉक्टर से मिलें जो एक एंडोस्कोपी करके आपका डायग्नोसिस पूरा करेंगे। जिन लोगों को सीलियाक डिजीज होता है हम उनमें गेहूं बंद कर देते हैं और गेहूं से बने हुए पदार्थ बंद कर देते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पे बहुत ही अच्छा असर आता है। उनका वजन बढ़ता है, बच्चों में लंबाई बढ़ती है, खून की कमी पूरी हो जाती है और एनर्जी बढ़ जाती है डेली लाइफ में। अपने डाइट को मेंटेन रखें, गेहूं ना खाएं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी साल गेहूं बंद करने के बाद आपको लगे कि अब आप गेहूं खा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती गेहूं खाने से, मगर ये गेहूं के कण धीरे धीरे जाके आपकी आंत में दिक्कत करेंगे जो कि आगे जाके आपको हानि पहुंचा सकते हैं। खान पान में कुछ सावधानियां रखी जाएं तो सीलियाक डिजीज को बेहतर तरह से नियंत्रित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। अगर मौसम की बात करें तो पुडुचेरी, केरला में बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान, गोवा, मराठवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अगर बात करें भुज, सौराष्ट्र और कच्छ की, यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। और आइए अब रुख करते हैं उन तमाम राज्यों को और देखते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या है। और विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय आज अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्यों गौरव? बिल्कुल। बात चाहे देवदास की हो, दिल का रिश्ता, धूम 2, हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करके उन्होंने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है।
नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही, और जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं ऐश्वर्या राय पर फिल्माए गए सदाबहार गीतों के साथ। तो हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और आप लीजिए इन मनोहर गीतों का मजा। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो